देखिए, हम सीयूटी के विरोधी नहीं है। से आदमी को फाइनेंस ऑफिसर बनाया गया है जिसने ना तो कभी फाइनेंस की पढ़ाई करी। वो साल से यहाँ पे एचओडी का पद भी चल रहा है ना आप। या जो फंड्स आते हैं वो गलत तरीके से इस्तेमाल होते हैं। वो दूसरे दिन देखते हैं मेरे परीक्षा केंद्र मुजफ्फरनगर, या दूसरे दिन हल्द्वानी। भले ही हम चुनाव न जीते हों, लेकिन पैसा आज भी सभी छात्रों का जमा हो रहा है। जो भी मेस वाले हैं वो बदतमीजी करते हैं। छात्र जब पेपर ही नहीं दे पाएगा तो प्रवेश कैसे लेगा? पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आनी चाहिए। अपने नंबर बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी से जबरदस्ती ऐसी चीजें यहाँ से भेजते हैं, ऐसे लेटर भेजते हैं कि हम ये करवाना चाहते हैं। दोनों कैंपस में एक एक एम्बुलेंस तो होना चाहिए। सजा देंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे और इनकी रिपोर्ट लिखाएंगे। ये पहले भी घोटालों में लिप्त हैं। हमारे यहाँ 3rd सेम 5th सेम के एग्जाम हो गए, लेकिन अभी तक 1st सेमेस्टर का नहीं निकला है। कि इनकी नियुक्ति की जांच होनी चाहिए एज अ फाइनेंशियल ऑफिसर। विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्र नेताओं के बीच जो टकराव की स्थिति पैदा हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है? नहीं, कोई टकराव नहीं है, क्योंकि बहुत लंबे समय से जो मांगें थीं कई बार जितनी तेज़ी से पूरी होनी चाहिए वो नहीं हो पाती हैं। तो बच्चों की अपनी मांग करने का एक तरीका है, तो ऐसा सच कोई टकराव नहीं है। बातचीत इसीलिए हो रही क्योंकि टकराव नहीं है। टकराव होता तो बातचीत नहीं होती। तो इस नाते धीरे धीरे सबका समाधान निकलेगा, ऐसा प्रयास चल रहा है। जी सर, अभी आपने कहा कि टकराव नहीं, लेकिन जो देखा गया कि कुछ दिन अभी जब सीयूटी के लिए जो पीजी कक्षाओं के लिए सीयूटी पोर्टल खोला गया था, तो छात्र इसका विरोध कर रहे थे। देखिए, छात्रों का जो विरोध है वो मूल बात ये है कि यहाँ कोई सेंटर नहीं है एनटीए का जिस पे वो जाके परीक्षा दे सकें। हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ परमानेंट सेंटर बने। उसके लिए डीजी एनटीए से मेरी व्यक्तिगत बात हुई है। मैं व्यक्तिगत तौर पे मिलके भी आया हूँ। शिक्षा मंत्रालय को भी प्रतिवेदन दिया है, उनकी तरफ से भी सकारात्मक रुख मुझे मिला है। तो विद्यार्थियों को सिर्फ इतनी चिंता है कि जब तक उन्हें फिजिकल रूप में ना दिख जाए तब तक वो उस सीयूटी परीक्षा से बचना चाह रहे हैं। नहीं तो विद्यार्थी चाहता है कि उसके पास सुविधा हो और वो भी उस प्रक्रिया में शामिल हो। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी ही यहाँ का सेंटर श्रीनगर का अनाउंस हो जाए, जिससे आने वाले समय में विद्यार्थियों को पूरी सुविधा मिले। विश्वविद्यालय में कई ऐसे विभाग हैं, जैसे MBA, तो वहाँ एक ही वॉशरूम है, उसमें फीमेल्स भी जाती हैं और मेल्स भी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं और भी जगह देखिए कि साफ सफाई नहीं रहती है। तो इस पर विश्वविद्यालय ऐसा है कि विश्वविद्यालय में आप स्वयं भी महसूस करेंगे कि बहुत तेजी से प्रयास हो रहा है। प्रत्येक दिन सफाई कर्मचारी, इंजीनियरिंग सेक्शन के लोग जहाँ जहाँ उनको निर्देशित किया गया लगातार काम कर रहे हैं। मैनेजमेंट का वॉशरूम का जो विषय है वो संज्ञान में आया है, क्योंकि वो नया वॉशरूम बनेगा लड़कियों के लिए। और मैंने तो यहाँ तक कहा है कि हम फ्यूचर में भी जब भी कोई प्लान करेंगे तो लड़कियों के लिए अलग से एक कॉर्नर पे, बॉयज़ के लिए अलग से दूसरे कॉर्नर पे, जिससे कहीं कॉमन शेयरिंग ऑफ वॉल भी ना हो। तो बिल्कुल ध्यान में है और उस पर जल्दी ही कदम हम लोग उठाएंगे। कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय की जो शैक्षणिक गतिविधियाँ हैं ये अपने समय के साथ नहीं चल पा रही, इनमें थोड़ा परिवर्तन देखा गया, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा है कि कैलेंडर जो होता है वो एडमिशन से बहुत हद तक प्रभावित होता है। एडमिशन समय से हो जाए तो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो हमारा प्रयास है कि इस बार आप अगर तुलनात्मक रूप में देखोगे तो हर बार की तुलना में इस बार एडमिशन थोड़ा सा पहले कंप्लीट हुआ है। हमारी तरफ से एडमिशन का पोर्टल 8 अक्टूबर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया और उसके बाद से हमारी पूरी कोशिश है कि उनकी टीचिंग डेज भी पूरे मिलें और एग्ज़ाम भी समय से हो। इस बार एग्ज़ाम भी बहुत समय से शुरू कराया गया है और सभी इवेल्युएटर्स सभी को एक तरह से प्रेरित किया गया कि सब अपने काम समय से करें। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं श्रीनगर गढ़वाल स्थित हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय के परिसर में और हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुधांशु थपलियाल। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वो वीसी कार्यालय पहुंचे हुए थे। तो क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर आप वीसी कार्यालय में पहुंचे थे? देखिए, सबसे बड़ा जो आज का ज्वलंत मुद्दा था वो सीयूटी को लेकर था और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे आपके जितने भी दर्शक हैं उनको बताना चाहता हूं कि सीयूटी एक ऐसा मुद्दा है कि
पहाड़ का हर युवा आज इससे त्रस्त है। उत्तराखंड के भीतर पहले तो CUET के गिने चुने सेंटर हैं, चाहे हम देहरादून की बात करें या हल्द्वानी की बात करें। सबसे पहले तो जब यहाँ पर सेंटर ही नहीं है तो कैसे हम इस एंट्रेंस टेस्ट को युवाओं के लिए करवाएंगे। अब छात्र जब पेपर ही नहीं दे पाएगा तो प्रवेश कैसे लेगा। और हमारी डिमांड यह है कि जब तक आप प्रत्येक ज़िले में कम से कम 2 या 3 सेंटर इसके स्टेबल नहीं कर पाते हैं, तब तक तो ये एंट्रेंस कराना पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई छात्र अगर एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म भर भी रहा है, उसको देहरादून, हल्द्वानी ऐसे जगह सेंटर दिए जा रहे हैं। और रातों रात कई छात्रों के साथ ऐसा हो रहा है कि देहरादून से सेंटर ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं मेरठ, मुरादाबाद, दिल्ली के लिए, क्योंकि छात्र बहुत ज़्यादा संख्या में फॉर्म भर रहे हैं। तो ये यहाँ पर वर्क नहीं कर पा रहा है। इसी वर्क न कर पाने के कारण हम लोगों ने इसका विरोध किया और UET पूर्व की भांति हमने UET करवाने का बात रखी। अच्छा, लगातार देखा जा रहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्र जो नेता हैं, छात्र हित के लिए जो आगे आते रहते हैं, उनके बीच सामंजस्य नहीं बैठ पा रहे। तो क्या ऐसी स्थितियाँ जो टकराव पैदा कर रही हैं? देखिए, यूनिवर्सिटी हर बार कहती है कि मंत्रालय का फैसला है, और मंत्रालय के पास हम भी गए तो वो कहते हैं कि कुछ लोग वहाँ से ज़बरदस्ती कुछ चीज़ों को हम पर अपने नंबर बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी से ज़बरदस्ती ऐसी चीज़ें यहाँ से भेजते हैं, ऐसे लेटर भेजते हैं कि हम ये करवाना चाहते हैं। जैसे CUET जब अन्नपूर्णा नौटियाल मैडम थी तो उन्होंने ज़बरदस्ती टेस्ट को एज ए ट्रायल स्टार्ट करवाया कि NAC में हमारी रेटिंग बढ़ेगी। अच्छा। लेकिन वो रेटिंग बढ़ाने के चक्कर में कहीं ना कहीं छात्रों के साथ ऐसा एक फ़ैसला ये बन गया, मिनिस्ट्री ने ऐसा एक हमें गाइडलाइन दे दी कि हम ये करवाना ही करवाना है। क्योंकि कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं नीचे अगर हम साउथ की तरफ जाएं, कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ एग्जांपल हैं जहां पर ये टेस्ट नहीं होता है। वो अपना UET करवाते हैं, अपना एंट्रेंस टेस्ट करवाते हैं या मेरिट बेस करवाते हैं। हमारा भी ये प्रपोजल था कि पहले तो हम भी मेरिट बेस करवाएं, लेकिन अगर ये संभव नहीं है हम अपना UET करवाएं, क्योंकि पहाड़ के बच्चे एंट्रेंस देने के लिए सक्षम हैं, लेकिन वो फैसिलिटीज़, सेंटर की फैसिलिटीज़ यहाँ पर नहीं है, इसलिए इस चीज़ का विरोध है। आपने अभी अंदर फाइनेंस की बात करी थी, तो क्या कुछ फाइनेंस को लेकर आप कहेंगे? देखिए, पूरा विश्वविद्यालय की जो मैक्सिमम समस्याएं हैं वो फाइनेंस से रिलेटेड हैं। हम कोई भी डिमांड लेके जाते हैं तो विश्वविद्यालय कहता है कि हमारे पास फाइनेंस की फैसिलिटी नहीं है या हमारे पास फंड्स नहीं है, या जो फंड्स आते हैं वो गलत तरीके से इस्तेमाल होते हैं। इसका मुख्य कारण मुझे जो लगता है, जो हमारे फाइनेंस ऑफिसर हैं, इस बात को मैं प्रमुखता से रखना चाहूँगा। हमारे जो फाइनेंस ऑफिसर हैं वो ऐसे आदमी को फाइनेंस ऑफिसर बनाया गया है जिसने ना तो कभी फाइनेंस की पढ़ाई करी, और जब उनकी नौकरी लगी तो ये भी एक सवाल है कि क्या उनका कार्यवृत्त था, किस नियम के अनुसार उनको नौकरी फाइनेंस की लगाई गई। जब उनको नॉलेज ही नहीं है, जब उनके पास फाइनेंस का ऐसा कोई नॉलेज नहीं है, तो किस हिसाब से उनको फाइनेंस ऑफिसर बनाया गया। और आज हम देख रहे हैं कि VC को नई गाड़ी अगर लेनी होगी, या यहाँ पर आप लोग जब नए VC आए, आप लोग RTI के माध्यम से भी सवाल कर सकते हैं कि जो नया जो उनका आवास बना उसमें 30 से 40 लाख का खर्चा, हमें ज्ञात हुआ है कि 30 से 40 लाख का खर्चा उन्होंने अपने उस पर किया है। यहाँ पर हम देखते हैं कई कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी या जो मृतक आश्रित हैं, वो लोग नौकरी के लिए यहाँ तरस रहे हैं। क्या वो 60 लाख या 1 करोड़ रुपए जो ये अपनी गाड़ी या रिनोवेशन पे करते हैं, क्या वो 1 करोड़ रुपए वहाँ खर्चा नहीं हो सकता? क्या एक नया स्टडी रूम बनाना है, क्या वो खर्चा वहाँ नहीं हो सकता? या हमें नई बसेस चाहिए, वहाँ हम लोग कहते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है। क्या ये 1, 2 या 3 करोड़ रुपए जो अपनी फैसिलिटीज़ के नाम पे खर्च कर रहे हैं, ये ज़रूर मेरा उनसे सवाल है कि ये पैसा आप लोग वहाँ खर्च करिए जो छात्रों के लिए, जिस चीज़ के लिए यूनिवर्सिटी बनी हुई है। ये बहुत बड़ा सवाल है, और इसको केवल छात्रों पर न थोपा जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल को ज़रूर आप लोग विश्वविद्यालय से भी पूछें कि ऐसा क्यों है। जी, आपने अभी एक बात उठाई थी अंदर कि 3 करोड़ 30 लाख पैसों से रिलेटेड, तो ये पूरा मामला है क्या? ये मामला ऐसा है कि हमें नई बसेस चाहिए थी, और हम लोगों ने यहाँ पर 22 दिन का धरना 2023-24 में किया। तो जब हमने वो धरना किया तो एक बात पर हम लोग माने थे कि वो बात ये थी कि हम एक ट्रांसपोर्ट फीस के नाम पे 100 रुपये हम लोग लेंगे। और वो हमें लगा साल भर में 100 रुपये किसी छात्र को देना कोई बड़ी बात नहीं है। फीस ली जा रही है छात्रों से? देखिए, वो फीस 100 रुपये ली जा रही है, और उसके लिए कम से कम एक साल में 1 करोड़ और 10 लाख का फंड था। उसमें मेरे कार्यकाल में 2 बसेस आई, लेकिन मेरे कार्यकाल के बाद जो 2 अन्य कार्यकाल हो चुके हैं, भले ही हम चुनाव न जीते हों, लेकिन पैसा आज भी सभी छात्रों का जमा हो रहा है। वो 3 करोड़ 30 लाख रुपए, वो सवाल है मेरा विश्वविद्यालय के उन आला अधिकारियों से, उस FO ऑफिसर से, या इस बड़ी कुर्सी पर बैठे उन लोगों से, कि वो 3 करोड़ 30 लाख का आप लोग कर क्या रहे हैं। कि जो बार बार छात्र CUET का जो विरोध कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि इस जो
श्रीनगर गढ़वाल में या पूरे उत्तराखंड में इसके सेंटर नहीं है, जिसके कारण कि छात्रों को एक दिन पहले ही बताया जाता है कि उनका सेंटर, और जब सेंटर भी पड़ता है तो वो बहुत ही दूर पड़ता है, जिससे छात्रों को आवाजाही में भी दिक्कत होती है। और एडमिट कार्ड भी इसके बहुत देर में निकलते हैं, और कभी जब निकलते भी है तो सेंटर उनमें अदला बदली भी हो जाती है, क्योंकि जब हमने देखा गया है कि जब छात्रों के एडमिट कार्ड निकलते हैं तो सेंटर कहीं और होता है, और कुछ दिन बाद फिर देखें तो उसमें भी अदला बदली हो जाती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है छात्र संघ उपाध्यक्ष शिवांग नौटियाल जी। लगातार 3 दिन से शिवांग नौटियाल भी विरोध में अपना समर्थन दे रहे थे, तो आइए उनसे पूछते कि जब विरोध भी खत्म हो गया था उसके बाद आप फिर भी वहाँ पर डटे हुए थे, तो क्या कुछ ऐसे मुद्दे थे जिनके लिए आप वहाँ पर बैठे हुए थे? देखिए, कल विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा हमारी सिर्फ एक मांग पूरी की गई थी कि जो हमारे CUT PG में जो टेस्ट होगा वो नहीं करवाया जाएगा। लेकिन हमारी सिर्फ ये एकल मांग नहीं थी, हमारे विश्वविद्यालय के छात्रों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मांग थी, जिनमें हमारी एक मांग थी कि जो हमारा श्रीनगर है यहाँ पे एक भी CUT का केंद्र नहीं है। हमें दिक्कत CUT से नहीं है, लेकिन जब हमारे यहाँ के जो दूर दराज के दूरस्थ के गाँव है वहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, वो बच्चे दिल्ली या फिर अन्य शहरों के बच्चों से कम्पीट कैसे कर पाएंगे CUT की जब तक उनको जानकारी नहीं मिलेगी। हमारी एक मांग थी कि यहाँ पे एकेडमिक कैलेंडर फॉलो नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ 3rd सेम 5th सेम के एग्जाम हो गए, लेकिन अभी तक 1st सेमेस्टर का नहीं निकला है। हमारे यहाँ चौरस परिसर में बस स्टॉप अभी तक नहीं बना है, जिसको लेकर हमने अंदर मांग की, और विश्वविद्यालय प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि 15 दिन के अंदर वो बस स्टॉप वहाँ पे बनकर तैयार हो जाएगा। जी नौटियाल जी, जब हमने भी अभी VC सर से पूछा कि शैक्षणिक जो गतिविधियाँ चलती हैं बार पीछे खिसक जाता है, तो सर का यही कहना था कि बस हम इस पर देख रहे थे। ये मांग हम लगातार कई वर्षों से यहाँ पे उठाते आ रहे हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे देखते जो हमारे शैक्षणिक कार्यक्रम है, ये सेशन हमारे एडमिशन ही 3 महीने तक चलते हैं। तो जब 3 महीने तक एडमिशन चलेंगे तो सेशन अपने आप पीछे होता है, जिससे हमारे शैक्षणिक गतिविधि अपने आप पीछे हो जाती है। अभी मैं आपको बता दूं कि 5 साल बाद हमारे विश्वविद्यालय नॉर्थ जोन में पार्टिसिपेट करने जा रहा है, लेकिन हमें समय दिया है सिर्फ 10 दिन की प्रैक्टिस का। उसी में भी जो हमने एक मुद्दा और रखा था कि शैक्षणिक गतिविधि के लिए जो हमारे पास पर्याप्त हॉल हैं, ACL, सीनेट हॉल और ऑडिटोरियम, उसके लिए यहाँ पे छात्रों को शुल्क पे करनी पड़ती है। हमारा मुद्दा था कि वो निःशुल्क मिला जाए, जिसमें हमें ACL और सीनेट और ऑडिटोरियम हमें यहाँ पे निःशुल्क हमको पर्याप्त मात्रा में छात्रों को दिया जाएगा। जी, लेकिन VC सर की ओर से तो कहा कि ऑडिटोरियम अगर आप विभाग की ओर से देंगे छात्रों तो तब उनको मुहैया करवाया जाएगा जी, छात्रों। तो ये इस पे हम आगे भी VC सर से बात करेंगे। और जहाँ तक ACL सीनेट की है, वो छात्रों के जो हमारी कल्चरल एक्टिविटीज़ है उनके लिए पर्याप्त है, और जो ऑडिटोरियम है अगर वो अपने डिपार्टमेंट से लिखवा के लाते हैं या किसी भी छात्र संघ पदाधिकारी के माध्यम से वहाँ ऑडिटोरियम लेना चाहते हैं, तो उसकी जो शुल्क होगी वो विभाग द्वारा भरी जाएगी। जी, आपने अभी बताया था कि DSW जहाँ 5000 फीस है, लेकिन उस हिसाब से चीज़ें नहीं मुहैया करवाई जा रही है, बेसिक बच्चों के लिए बैठने तक के लिए नहीं। तो ऐसा क्या क्या आपके जो DSW में कौन कौन सी ऐसी परेशानियां जो बच्चों को झेलनी पड़ती है? देखिए, जो हमारा मास्टर ऑफ सोशल वर्क, मैं खुद स्वयं उसका छात्र हूँ 3rd वर्ष का, और हमें 10,000 प्रति वर्ष देना पड़ता है, जिसमें 5,000 पर सेम हमारी उसकी फीस है। लेकिन हम वहाँ पे देखते हैं जो हमारा 3rd सेमेस्टर है उसमें हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन है, जिन्हें हम मौखिक रूप से पढ़ रहे हैं। अगर आप हमसे पूरी फीस ले रहे हैं तो हमारी बस ये मांग है कि हमें पूर्ण रूप से उस प्रकार से फैसिलिटीज़ वहाँ पे दी जाए, हमें वहाँ पे प्रोजेक्टर उपलब्ध कराया जाए, और जो हमारे वहाँ पे फर्नीचर है वो हमें तत्काल वहाँ पे उपलब्ध कराया जाए, जिसमें हमारे कुल सचिव महोदय ने अपना आश्वासन दिया है कि 10 दिन के भीतर वहाँ पे पूर्ण व्यवस्था हमको मिल जाएगी। शिवांग नौटियाल जी ने कहा कि उनकी बार बार विश्वविद्यालय से बातचीत होती है, लेकिन जो कार्य की प्रगति दिखाई जाती है तो सिर्फ इतनी होती है कि कार्य प्रगति पर है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पूर्व छात्रा प्रतिनिधि प्रियंका खत्री। आइए उनसे बातचीत करते हैं। जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या विश्वविद्यालय प्रशासन स्पेशली लड़कियों के लिए यहाँ पर कुछ अलग करता है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल के माध्यम से आप तमाम छात्र छात्राओं की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। हम सभी लोग आज तीसरे दिन आंदोलन में बैठे थे और इस बात के लिए बैठे थे कि वो तमाम सुविधाएं उन तमाम छात्र छात्राओं को दे दो। इस बात के लिए बैठे थे कि जिन आंदोलनकारियों ने जिस सोच से इस विश्वविद्यालय को बनाया, क्या वो काम हो रहा है? क्या वो पढ़ाई हो रही है? क्या वो लाइब्रेरी है जहाँ पर वो पढ़ रहे हैं? क्या वो वहाँ पर वो सुविधाएँ, वो किताबें वो मिल रही हैं? तो इस सवाल को लेकर हम यहाँ पर आए थे, और आयशा छात्र संगठन से मैं हूँ, और मेरी मांग ये थी कि जो सैनिटरी पैड वेडिंग मशीन है उसको लगाया जाए, और उन तमाम छात्रावासों में लगाया जाए जहाँ पर छात्राएं बहनें रहती हैं, और तमाम विभागों में लगाए जाए। और इनका आश्वासन ये है कि बहुत जल्दी लगाया जाएगा। अगर नहीं लगाया जाएगा तो मैं प्रियंका खत्री और मेरा संगठन आयशा और छात्र संघ उपाध्यक्ष शिवांग नौटियाल आंदोलन के लिए बाध्य होगा, और तमाम सुख सुविधाओं के लिए जो नहीं मिल रही हैं उन सुख सुविधाओं के लिए यहाँ पर
इनको बताने के लिए कि ये विश्वविद्यालय सिर्फ आपके अधिकारियों की तानाशाही से नहीं चलेगा, ये हमारा विश्वविद्यालय है, हमारे छात्रों का विश्वविद्यालय है, इस काम से चलेगा। दूसरा हमारा ये था कि एक शिकायत आई थी, तमाम छात्रावासों में तमाम तरह के लोग खाना बना रहे हैं, जो भी मेस वाले हैं वो बदतमीजी करते हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं, उसके खिलाफ भी हमने कहा कि कार्रवाई की जाए। ऐसा नहीं कि उसको हटा दिया गया और उस पर कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया। तो मैंने उनसे जवाब मांगा, उनका जवाब ये है कि उस पर त्वरित एक्शन लिया जाएगा, और अगर नहीं लिया जाएगा तो इसके लिए भी हम धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, और इन तमाम अधिकारियों को और इन तमाम जितने भी मेस और लड़कियों के साथ बदतमीजी करने वालों को हम बख्शेंगे नहीं। और महिला सुरक्षा को लेकर हम इनसे जवाब मांगेंगे। अगर ये जवाब नहीं देंगे तो इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा देंगे। हम हाई कोर्ट जाएंगे और इनकी रिपोर्ट लिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जय हो छात्र संगठन से वीरेंद्र जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। वीरेंद्र जी, मेरा सवाल ये होगा कि लगातार CUT के लिए मना किया जा रहा है, जो छात्र हैं कहीं ना कहीं वो मना करते हैं, ऐसे क्या कारण है जिसके लिए कि जबकि CUT तो पूरे देश में लागू है, चाहे UG में हो चाहे PG में हो, और छात्र आते भी हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि इसके लिए यहाँ के जो छात्र नेता हैं वो मना किए जा रहे हैं? देखिए, हम CUT के विरोधी नहीं हैं, मैंने पहले भी कहा, मगर आपने किसी चीज़ को लागू करने से पहले उसका एक डेकोरम सेट करना चाहिए कि क्या हमारी भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि हमारे यहाँ के छात्र इस CUT परीक्षा को देने के लिए पहुँच पाए। क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ, आप लोग देख सकते हैं, हमारे दूर दराज ज़िले के जो छात्र हैं, कई जगह ऐसे हैं जहाँ आज नेटवर्क की समस्याएं भी हैं, रोडें बंद रहती हैं एक महीने तक, मगर जब छात्र परीक्षा केंद्र के लिए पहुँचता है वो कम से कम 100, 200, 250 किलोमीटर का सफ़र तय करता है, और 250 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद उसे पता चलता है कि मेरा परीक्षा केंद्र तो देहरादून डिसाइड किया गया था, मगर वो दूसरे दिन देखता है मेरे परीक्षा केंद्र मुजफ्फरनगर या दूसरे दिन हल्द्वानी। और परीक्षा केंद्र का स्थानांतरण होना ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो उत्तराखंड का भौगोलिक स्थिति है, हमारे जो माजी पिताजी उनकी आर्थिक स्थिति भी बड़ी मुश्किल से, हमें एक उत्तराखंड में आंदोलन की देन से ये विश्वविद्यालय मिला है। और हमारे पूर्वज कहते भी थे कि पहाड़ का पानी पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आनी चाहिए, पर मेरा ये नारा है कि पहाड़ का विश्वविद्यालय पहाड़ के छात्रों के काम ना आए। तो इसके लिए हम CUT के विरोध कर रहे हैं। पहले आप उन दूर दराज जिलों में अपने सेंटर बनाएं, ताकि हमारे यहाँ एक ड्राइव चलाएं, जिलाधिकारी के तहत प्रत्येक जो इंटर कॉलेज हैं उनमें एक ड्राइव चलाई जाए। दूरस्थ चमोली, मैं जहाँ से आता हूँ, मैं अपनी बात करूँ, मुझे विश्वविद्यालय में सौभाग्य मिला कि मैं इस विश्वविद्यालय में अभी अध्ययन कर रहा हूँ, मगर कुछ छात्र ऐसे हैं जिनके माँ बापों के सपने रहते कि मेरा बेटा इस विश्वविद्यालय में पढ़े, मगर वो इन सपनों से अधूरा रह जाता है। तो इसीलिए हम CUT का विरोध कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि UG में हमारे छात्र छात्राओं को 50% का छूट दिया जाए, या तो इसकी CUT को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि हमारे विश्वविद्यालय में पहाड़ का छात्र आसानी से प्रवेश ले सके। और तमाम अन्य राज्यों से भी छात्र पहले भी पढ़ने आते थे, उनका भी हम स्वागत करते हैं, ऐसा नहीं कि हम उनका विरोध कर रहे हैं। और PG में जो निर्णय लिया गया था पूर्व की कुलपति महोदया द्वारा, वो PG में UET टेस्ट, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कराया गया था, जो विश्वविद्यालय खुद कंडक्ट करा रही थी, जिसमें सामान्यतः फीस तय की गई थी। मैं आपको CUT की बात करा दूं, जो NTA जो है वो एक तो टेस्ट करा रही है, टेस्ट में उनका फीस का जो न्यूनतम पैसा रखा गया 1000 रुपये रखा गया है, और 1000 रुपये हमारा छात्र एक फीस भर रहा है, उसके बाद दिन इतने दूर परीक्षा केंद्र तक पहुंच रहा है, उसके बाद वहां से सेंटर चेंज कर दिया तो आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हो रहा है, और उस छात्र की इतनी आर्थिक स्थिति नहीं है कि वो एक परीक्षा के लिए 5-5, 6-6 हज़ार रुपये दे। इसीलिए हमारा CUT का विरोध है। अच्छा, तो बेसिकली CUT का विरोध इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो एंट्रेंस टेस्ट जहाँ होना है वो बिल्डिंग ही यहाँ पर स्थित नहीं है, या फिर जो कंप्यूटराइज जो पेपर्स होते हैं वहाँ यहाँ कंप्यूटर ही नहीं है पूरे उसमें। तो मेरा एक वो था कि आप लोग जब बात कर रहे थे तो आप बोल रहे थे कि गेट के आगे भी एक गेट बन गया, और जो 40 का हो गया तो 60 का हो गया, और कहीं ना कहीं आपने बताया कि यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं है, बीच में एम्बुलेंस की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई थी, लेकिन कितनी एम्बुलेंस यहाँ पर होनी चाहिए थी? देखो, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, जिसमें हमारे UGC के अनुसार जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी चलती है, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय, उनके प्रत्येक छात्रावास में एक एम्बुलेंस होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि हमारे पास चलो ये अपग्रेडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी है प्रत्येक छात्रावास, मगर हमारे जो 2 कैंपस हैं, श्रीनगर और चौरास कैंपस, प्रत्येक कैंपस में, दोनों कैंपस में एक एम्बुलेंस तो होना चाहिए। अगर रही बात एम्बुलेंस की, मगर एम्बुलेंस आएगी कहाँ से? आपने कहा कि मैंने मुद्दा उठाया था, मैंने मुद्दा इसलिए उठाया था, हमारे जो UGC से जो पैसा तय किया गया था वो
गेट के लिए 40 लाख रुपए तय किया गया था, नई बसों के लिए 29 लाख रुपए तय किया गया था, नई एम्बुलेंस के लिए 15 लाख रुपए तय किया गया था, और तो और एक कूड़ा गाड़ी के लिए 8 लाख रुपए हमें यूनिवर्सिटी को मिला हुआ था। मगर एक 40 लाख के गेट को बनाने के लिए उसकी कीमत 60 लाख कर दी जा रही है। मगर छात्रों की मूलभूत सुविधाएं, बसेस प्लस एम्बुलेंस, ये चीज़ें मुहैया नहीं कराई जाएगी, तो इसके लिए हमारा कड़ा विरोध है। और मैंने कहा कि इसमें कहीं ना कहीं जो फाइनेंस के ऑफिसर हैं उनकी मिलीभगत है, ये पहले भी घोटालों में लिप्त हैं, और मैं ये मांग भी करता हूं कि इनकी नियुक्ति की जांच होनी चाहिए एज अ फाइनेंशियल ऑफिसर। जी धन्यवाद वीरेंद्र जी। तो वीरेंद्र जी का कहना था कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो हो रहा है पूरे विश्वविद्यालय में, छात्रों को जो चीज़ मिलनी चाहती है, जो पैसा मिलता है, लेकिन उस पैसे का कुछ अलग ही उपयोग होता है। तो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय इन चीज़ों पर संज्ञान ले और जो छात्र जिन चीज़ों के लिए पैसा भरते हैं उन चीज़ों को मुहैया करवाया जाए। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त छात्र संघ कोषाध्यक्ष आयुष बेदवाल जी। आइए उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ परेशानियाँ हैं जो कि छात्रों की विश्वविद्यालय के द्वारा पूरी की जानी चाहिए इसे जल्द से। अभी हम यहाँ पे 3 दिन से यहाँ पे धरना स्थल पे यहाँ पे मौजूद थे। कुछ मेरे भाई लोग छत पे चढ़े थे और आज हमने भी यह निर्णय लिया था, अगर हमारी मांगों पे उचित कार्रवाई नहीं की जाती तो इसको हम और उग्र रूप से इस आंदोलन को हम यहाँ पे रखते, जो कि हमारा अभी यहाँ पे संगीत विभाग है और भी ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे गेस्ट फैकल्टी यहाँ पे पूरा विभाग चला रही है। और लगभग 35 साल ऐसे हुए हैं। संगीत विभाग की अगर मैं बात करूँ, मैं खुद उस डिपार्टमेंट में मैंने मास्टर्स भी किया है और अभी मैं यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। उस डिपार्टमेंट में लगभग 35 साल से स्थायी नियुक्ति वहाँ पे नहीं हुई है। हमारे HOD थी, 2 साल से यहाँ पे HOD का पद भी चल रहा है। यहाँ पे असिस्टेंट है, प्रोफेसर है, यहाँ पे कोई नहीं है। तो जो कि हमारा छात्र है, ऐसे पढ़ने वाले छात्र मैं यहाँ पे दूर से यहाँ पे पढ़ने आते हैं, अन्य राज्यों से यहाँ पे पढ़ने आते हैं। तो छात्र अगर यहाँ पे PhD करता है तो किस बेसिस में यहाँ पे PhD करेगा? पहले मैं विश्वविद्यालय से पूछना चाहता हूँ, अगर जल्दी से जल्दी इस मांग पे अगर कार्रवाई नहीं की जाती तो मैं यहाँ पे धरने में बैठने में बाध्य होऊंगा। जी धन्यवाद बेदवाल जी। तो बेदवाल जी का कहना है कि जो संगीत विभाग है उसमें ना ही HOD है, ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर है, और जो टीचर हैं भी तो वो पूरी गेस्ट फैकल्टी से हैं। और सारे छात्रों की यही मांग है जल्द से जल्द पूरे उत्तराखंड में CUT के लिए सेंटर बनाए जाएँ, वहाँ कंप्यूटर अलॉट किए जाएँ, ताकि छात्र, क्योंकि वे CUT का एक विरोध नहीं कर रहे हैं बल्कि वे ये कह रहे हैं कि छात्रों के पास छात्र किसी दूसरे राज्य में न जाकर अपने ही राज्य में परीक्षा दे तो उनके लिए भी ये सहूलियत होगी।